सभी शिक्षक बंधुओं को एक बार फिर सादर नमस्कार। मैंने अपनी पहली वीडियो में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ और दिल्ली अध्यापक परिषद का एक संक्षिप्त परिचय दे चुका हूं। आप उसे ऊपर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा। जो नए कार्यकर्ता हैं वो उसमें उसको देख सकते हैं। यहाँ मैं एक बार पुनः बताना चाहूँगा कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय महेंद्र कपूर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर जेपी सिंघल जी और दिल्ली अध्यापक परिषद के संरक्षक श्रीमान जय भगवान गोयल जी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में परिषद के अध्यक्ष श्री वेद प्रकाश जी सहित समस्त कार्यकारिणी नियमित रूप से अपनी बैठक करके चिंतन और मनन कर रही है। जो भी तात्कालिक विषय होते हैं उन विषयों को भी हम अपनी चर्चा में लेते हैं। जो हमारी अभी बैठक हुई उसमें एक विषय लिया गया जिसके लिए मुझे पुनः आपके समक्ष आना पड़ा। हाँ, मैं राजेंद्र गोयल, जैसा कि आप जानते ही हो, महामंत्री दिल्ली अध्यापक परिषद के नाते आपसे जो सोशल मीडिया पर एक मैसेज चला जिसमें बहुत कुछ था, उस पर कार्यकारिणी ने क्या निर्णय लिया उसके लिए मैं विशेष तौर पर आपके समक्ष हूं। मैसेज थे, आप सभी ने पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे या देखे होंगे। डीए क्यों फ्रीज किया जा रहा है, शिक्षकों का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, कई हजारों लाखों में नुकसान। अभी तो डीए दिया का मतलब ही समझ में आया है, थाली का मतलब भी समझाया जाएगा। टैक्स कलेक्शन अच्छा खासा हो रहा है, कच्चा तेल बहुत सस्ता हो गया है, पर सरकार शिक्षकों के पीछे पड़ गई, सरकारी कर्मचारियों के पीछे पड़ गई, उनके लिए चिंता कर रही है और पैकेज व्यापारियों को दे रही है, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे नकारात्मक मैसेज। और सबसे बड़ी बात, आप और हम सोशल मीडिया के एक बड़े ऐसे नेटवर्क हैं जो तुरंत फैलाते हैं, बिना उस मैसेज को जाने समझे और उस पर चिंतन किए बिना भी हम उस मैसेज को फॉरवर्ड कर जाते हैं। और केवल फॉरवर्ड ही नहीं करते, हमारे कई साथी तो उस पर प्रतिक्रिया तक अपनी बहुत जल्दी दे देते हैं। उसी पर जो परिषद में बातचीत हुई मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। बड़ी विचित्र बात है कि आज हम इस महामारी और संकट की घड़ी में अनावश्यक और बिना विचारे सरकार के निर्णय को कोस रहे हैं और तमाम तरह के तर्क कुतर्क जो भी हम कहें दिए जा रहे हैं। केवल एक बार विचार करें, हम एक विकासशील राष्ट्र हैं और आबादी 130 करोड़ से अधिक। इस परिस्थिति और विपदा के समय में सरकार के खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। आप कहोगे जी खर्चे कैसे बढ़ गए? अरे भैया, इस समय निःशुल्क भोजन की व्यवस्था, पैसे की व्यवस्था जो सीधे सीधे उनके अकाउंट में भेजे गए, किसानों के लिए विशेष पैकेज दिया गया क्योंकि आज सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को भी हुआ है। जांच इलाज में लगे हुए सारे बड़े वर्ग को एक सुरक्षा किट कहीं से न कहीं से कैसे भी करके उनको प्रोवाइड कराना, इन सब में बहुत बड़े खर्चे बढ़ गए। और पुराने खर्चे कोई बहुत कम नहीं हुए, वो एज इट इज बने हुए हैं। और कमाई बंद है, लगभग बंद है। हम सब जानते हैं ट्रेन, बस, मेट्रो जो कमाई के साधन हुआ करते थे वो नहीं है, लेकिन तनख्वाह तो समय पर आ रही है। उद्योग धंधे बंद, उत्पादन बंद, होटल बंद, मॉल बंद। जब ये सभी बंद हैं तो जीएसटी कहां से आएगा? और जब जीएसटी नहीं आया, सेल्स टैक्स भी नहीं है, सरकार के इनकम के स्रोत क्या हैं? फिर पेट्रोल बहुत सस्ता हो गया। अच्छा, एक बात बताओ, आज अगर पेट्रोल बहुत सस्ता हो जाए, आप कितना इकट्ठा कर लोगे? अपनी मोटरसाइकिल, बाइक, गाड़ी टंकी फुल करा लोगे?
अगर किसी के पास कुछ कंटेनर है तो कुछ लीटर पेट्रोल भर के भी रख सकते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं ना। यही स्थिति भारत सरकार की भी है। जो क्षमता थी उसके अनुसार स्टॉक कर लिया, लेकिन लॉकडाउन के कारण से खपत तो बहुत कम हो गई। सरकारी राजस्व भी इसके कारण से नहीं आ पा रहा है। व्यापारियों के लिए बड़ी नेगेटिव खबरें आ रही हैं। व्यापारियों की अगर दुख को एक शिक्षक के नाते हमें जानना चाहिए। उनकी कोई आमदनी नहीं है, कोई आय का स्रोत भी नहीं है और खर्चे लगभग पूरे हैं। जो सामान उन्होंने अपने बिजनेस के लिए लिया होता है उसका किराया उन्हें देना ही है, जो जगह है उसका किराया देना ही है, सामान के लिए जो पैसा ब्याज पर लिया गया उसका ब्याज देना ही है, और यहां तक कि अपने सभी कर्मचारियों को वेतन भी देना है। और फैक्ट्रियों में बनी हुई सामग्री एज इट इज पड़ी हुई है। यहां तक कि बहुत सारी सामग्री तो एक्सपायर हो चुकी है या होने वाली है, उनकी आयु निश्चित होती है। सरकार ने भी तुरंत गरीबों के लिए सोचा, बहुत कुछ पैकेज दिए, लेकिन इनके लिए एज सरकारी कर्मचारियों के लिए, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले जो भी कर्मचारी थे उनके लिए, सबके लिए पैकेज दिए, सबका वेतन देने के लिए सबको मजबूर भी कर दिया, लेकिन इस वर्ग को अछूता रखा। इसके बावजूद अधिकांश व्यापारी वर्ग अपनी क्षमताओं के अनुसार समाज के हित में, राष्ट्र के हित में जो भी उनसे हो सकता है वो बढ़ चढ़ करके सहयोग भी कर रहे हैं और बहुत कुछ किया है। आज अगर व्यापार ठप हो गया तो सरकारी खजाने पर कितना असर पड़ेगा यह आप और हम बेहतर जानते हैं। विश्व के अनेक समर्थ देशों ने अपने कर्मचारियों का 50% तक वेतन कम कर दिया है। भारत के भी अनेक राज्य, राजस्थान, तेलंगाना, केरल, महाराष्ट्र सहित कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपने कर्मचारियों का वेतन 30% तक कम कर चुके हैं। लेकिन हमें अभी एक दिन का वेतन, वह भी अपनी इच्छा अनुसार कटवाने के आदेश आए हैं। फिर डीए के बारे में सरकारी कर्मचारियों के लिए आदेश आते ही नकारात्मक मैसेज आने शुरू हो गए। निश्चित ये उनके द्वारा भी बनाए गए जिन्हें डीए के बारे में पूरी जानकारी भी नहीं थी। उन्हें नहीं पता कि डीए हमेशा पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव भी आता है। ऐसा पहले हो भी चुका है, और नेगेटिव का मतलब तनख्वाह कम होना होता है। कई साथियों ने तो उन्हें कितना नहीं बढ़ेगा इसे अपना नुकसान घोषित कर दिया। एक कैलकुलेटर शीट भी आ गई कि आपको कितना नुकसान अगले 1.5 वर्ष के में हो जाएगा, यह भी बता दिया। सच बताऊं तो समझते आप सब हैं, परंतु खैर, सरकारी खर्चों में भी यथासंभव कटौतियां लगातार की जा रही हैं। सैलरी भी उसका एक हिस्सा है। सांसदों, अधिकारियों आदि के वेतन में भी बड़ी कटौती की गई है। अधिकांश साथियों ने इसे बहुत ही सकारात्मक कदम बताया है। जितना कटा है उससे अधिक देने की होड़ भी कईयों में लगी हुई है। दिल्ली अध्यापक परिषद सरकार के इस साहसी कदम की सराहना करती है और अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करती है। आज परिषद सभी शिक्षक साथियों से अपील करती है कि कुछ भी लिखने से पहले हमें देश काल का ध्यान रखते हुए अपने कर्तव्य की भी चिंता करनी चाहिए। यह समय एकजुट होने का है। आज पूरी मानव जाति पर संकट है। कृपया धैर्य तथा संवेदना बनाए रखें। आइए इस घड़ी में एकजुट होकर निजी स्वार्थ को त्याग कर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद।